हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका खंडवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल which is a one stop solution if you are preparing for all the competitive exams, so maths, computer, आपका science और जो geography, polity, all these sessions are also coming up। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और मेरे साथ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। जो आज का सेशन है वो ऐसे ही एक आप प्रिपरेशन के लिए चैनल है। रिगार्डिंग द सेशन है रिगार्डिंग, बहुत सारे बच्चों ने बोला जो CSIR SO ASO में मैथमेटिक्स का भी पार्ट 2 आना चाहिए, सो दिस इज द सेशन फॉर इट। तो ये सेशन उनके लिए भी बेनिफिट होगा जो कि दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो मोर ऑन लेस द सिलेबस इज द सेम ओनली, राइट। तो शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। व्हाट डू यू ऑल से, आर यू ऑल रेडी फॉर द सेशन? सो अपनी नोटबुक पेन सब कुछ रेडी कर लीजिए, साथ में सॉल्व कीजिए एंड जस्ट मेक श्योर यू आर टेलिंग इफ द सेशन इज क्लियर और नॉट। अगर आपको, और आई वुड लाइक टू टेल कि ये साइंस का भी पार्ट 3 इज रेडी and current affairs for January month is also ready. It will be uploaded soon. Okay, so let us get started. Maths for competition with study with Alka Khatwa. So let us get started. So just hold on children. चलो, तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में बहुत आता है कि स्क्वायर रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो, ये बहुत क्वेश्चन आता है। व्हाट डू यू से, डू यू सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? तो इसमें क्या किया जाए, इसमें हम करेंगे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1156। तो एक इजी मेथड तो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड, जस्ट होल्ड ऑन, ओके, आई एम ट्राइंग टू फिक्स अ थिंग, जस्ट एक मिनट और वी आर गुड टू गो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें 1156, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो जो भी हमारा नंबर दिया जाएगा उसको हम पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे विथ टू टू नंबर्स, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो हमारा एक पेयर तो ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, फाइन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। अब जब हम लोग ये स्क्वायर रूट का मेथड यूज कर रहे हैं तो हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा हम लोग जो नॉर्मल डिवीजन है, जैसे 2 3 6 3 4 ऐसे करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। वी विल ऑलवेज यूज द स्क्वायर, जैसे 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16। तो हमारा पहला जो ग्रुप है वो क्या है, 11 है। तो हम लोग चेक करेंगे, 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16। तो अगर हमने 4 4 16 किया तो वो तो 11 से ज्यादा हो गया। सो हमको क्या यूज करना चाहिए, 3 3 3 9, ठीक है, ये कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, 11 माइनस 9 किया जाए तो 2 है। और जब हम ये नीचे ला रहे हैं तो ये पूरा पार्ट, पूरा जो ग्रुप है वो एक साथ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जो जो नंबर यहाँ पे आया, जैसे ये 3 आया, तो इसमें हम लोग 3 ही ऐड कर देंगे, जो भी यूनिट डिजिट है। अगर यहाँ पे 23 अगर होता तो तभी भी 23 प्लस 3 होता है, ऐसे नहीं कि 23 प्लस 23 कर दिया। फाइंड वट एवर इज द वैल्यू इन द यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट था, तो इसलिए 3 प्लस 3 कर दिया। अब दूसरा टास्क क्या है, अब यहाँ पे एक नंबर आना चाहिए। अब कौन सा नंबर आना चाहिए हमारा, कि फिर से वही कंडीशन, या तो 62 इंटू 2 करो, या 63 इंटू 3 करो, या 64 इंटू 4 करो, तो वहां यहाँ पे वो नंबर आएगा। अब हम लोग, इजी तरीका क्या है, इजी तरीका क्या है कि हम लोग जैसे यहाँ पे 6 देख रहे हैं, तो हम लोग अपने दिमाग में तुरंत सोचे कि क्या नंबर को, जैसे 2 2 4 कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, तो कौन सा नंबर हम जब दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट में 6 आता है। तो हमने जब सोचा तो 4 4 जब 16 होता है तो यूनिट डिजिट में 6 होता है, तो पहले 64 इंटू 4 ट्राई कर लेते हैं। 4 4 जब 16, 6 4 24, 24 प्लस 1 256। तो हमारा यहाँ पे अगर मैंने लिखा 64 4 256, तो हमारा आंसर आ गया है। सो दिस इज आवर आंसर 34। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1156 क्या आया, 34। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक कि हमने क्या किया। जैसे 625 नंबर है ना, तो हमने क्या किया, ये 2 2 4, 6 माइनस 4 2, 2 प्लस 2 किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 25 आया। अब हमने देखा यूनिट डिजिट में 5 है तो 45 इंटू 5 करें सबसे पहले, व्हाट डू यू ऑल से।
तो चलिए कर देते हैं 45 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस यस, तो हमारा आ गया 45 इंटू 5, 225। तो हमारा आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625 हमारा 25 है। व्हाट डू यू ऑल से, फाइन, इज इट इजी? ठीक है कि स्क्वायर रूट ऑफ 625 25 आ गया। अब ये तो एक मेथड है, अब एक और मेथड है, उसमें क्या किया जाए, जैसे 625 का हमने निकालना था तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो हमारा क्या आया, 625 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करना है, पेयरिंग करनी है। जैसे ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया, दो दो एलिमेंट के पेयर बना दिए। ठीक है, अब इस जो भी एक पेयर है उसके बाद उसके बदले एक ही बार लिखना वो वैल्यू। जैसे यहाँ पे 2 बार 5 है तो एक ही बार लिखो, ये इस बार 2 बार 5 है तो इसके बदले एक ही बार लिखो। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, फिर टू एलिमेंट्स का पेयर बनाते रहते हैं, एंड फ्रॉम दैट टू एलिमेंट हम लोग वो एलिमेंट एक ही बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? इज इट क्लियर व्हाट इज द लॉजिक बीइंग यूज्ड हियर? ठीक है, अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली लेट मी नो। अब क्यूब रूट है, ठीक है, 50643। अब जब भी हम क्यूब रूट निकालें तो हमको एक चीज याद होनी चाहिए। अब वो चीज क्या है कि क्यूब ऑफ द नंबर, जैसे 1 क्यूब क्या है 1, 2 क्यूब क्या है 8 है, 3 क्यूब क्या है 27 है, ये याद ही कर लेना। 4 क्यूब क्या है 64, 5 क्यूब क्या है 125, राइट। 6 क्यूब क्या है 216, 7 क्यूब क्या है 343, और 8 क्यूब क्या है 512, 9 क्यूब क्या है 729, और 10 क्यूब क्या है 1000। आर यू ओके विथ इट? तो हम लोग जब एक चीज हम जब ऑब्जर्व करें, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 है तो जो आंसर जब हमने क्यूब किया तो उसके यूनिट डिजिट में भी 1 आया। जब हमने 4 क्यूब किया तो यूनिट डिजिट में फिर से 4 आया, है ना, ये ऑब्जर्व किया हमने। 4 क्यूब आया तो यूनिट डिजिट में 4 है, 5 क्यूब यूनिट डिजिट में 5 है, 6 क्यूब यूनिट डिजिट में 6 है, 9 क्यूब यूनिट डिजिट में 9 है, 10 क्यूब यूनिट डिजिट में 0 है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, 1 4 5 6 9 और 10 में यूनिट क्यूब करने से यूनिट डिजिट में सेम नंबर आने वाला है। अब आगे देखकर हमको लग रहा है कि 2 और 8 बेस्ट फ्रेंड है, लग रहा है कि ये लोग बहुत फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, क्योंकि जब 2 क्यूब हो रहा है तो यूनिट डिजिट में 8 आ रहा है, और जब हम लोगों का 8 क्यूब आ रहा है तो यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है, तो ये फ्रेंडशिप कर रहे हैं। यस, दे आर बिकमिंग द पेयर्स। तो जब 2 क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट में 8 आ रहा है, 8 क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है। आर यू ऑब्जर्विंग दैट? नाउ 3 क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट में 7 है, 7 क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट में 3 है। तो 3 और 7 फ्रेंड्स हैं। यस, दीज आर द फ्रेंड्स। सो 3 और 7, तो हमने क्या ध्यान रखना है, जब 3 का क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट में 7 आ रहा है, 7 क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट में 3 आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, मैम क्यों बता रही है, क्योंकि आई एम टेलिंग यू द शॉर्टकट टू फाइंड द क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे डिनोट होता है, ऐसे होता है। तो 50653। अब हम क्या करेंगे, तीन तीन एलिमेंट का पेयर करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये एक पेयर बन गया, ट्रिपलेट बन गया, है कि नहीं, पेयर नहीं ट्रिपलेट बन गया। अब जो हमारा, ये कितने पार्ट हो गए इसमें, ये फर्स्ट पार्ट है जी, और ये सेकेंड पार्ट है। जो सेकेंड पार्ट है आपका, ठीक है, वो बताएगा जो आंसर, वो हमको बताएगा कि जो आंसर है उसके यूनिट डिजिट में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है ना, तो जब हम 3 क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट में क्या आता है, 7 आता है, तो आंसर के यूनिट डिजिट में 7 है। अब देखो 50, 50 कौन से दो क्यूब के बीच में आ रहा है, 50 आ रहा है 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में, है ना, 27 और 64 के बीच में तो आ रहा है। तो वी नो दैट 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में हमारा 50 है, तो जो ये पहले वाला वैल्यू है वो यहाँ लिख दो, प्लस आंसर है 37। अगर वो 4 क्यूब 5 क्यूब के बीच में होता तो मैं आंसर लिख देती 47।
अगर वो 6 क्यूब 7 क्यूब के बीच में होता तो मैं 67 लिख देती। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हमको देखना है कि ये किसके बीच में आ गया जी, और जो दूसरा पार्ट है वी विल जस्ट चेक इट आउट द यूनिट डिजिट। बस हमको अगर यूनिट यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 होता तो हम यहाँ 8 लिख देते, यहाँ पे 1 होता तो हम 1 ही लिखते, 5 होता तो 5 ही लिखते, है कि नहीं? क्योंकि हर एक डिजिट बस हमको 2 3 7 8 में ध्यान रखना है। यूनिट डिजिट में अगर 2 3 7 8 है तो अगर यूनिट डिजिट में 2 है तो हम 8 लिखेंगे, 3 है तो 7 लिखेंगे, 7 है तो 3 लिखेंगे। सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। 175, आप लोग भी ट्राई करो। 175 616, तो दो पार्ट बन गए। 616 6, तो 6 का तो 6 ही होता है, होता है कि नहीं? सी 6 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट में 6 ही आता है। अब हमारा 175 किस क्यूब्स के बीच में है? बिटवीन 5 क्यूब एंड 6 क्यूब। तो इधर क्या आ जाएगा? व्हाट विल बी द आंसर? 56। So yes, the cube root of 175,616 is nothing but 56. तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके आते हैं, किसमें किसमें आते हैं? इन योर सिंप्लीफिकेशन पार्ट। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2415 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 655 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9600। अब इसमें से परफेक्ट स्क्वायर एक भी नहीं है कि हम लोग बता सके कि ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट का तो एक आंसर आएगा ना। अब हमको इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन करने पड़ेंगे। तो पहले जब हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2415 निकाला, लॉन्ग डिवीजन मेथड से दो दो का पेयर बना दिया। यहाँ पे क्या आएगा? 4 4 16, यहाँ पे 8 आएगा। डू द कैलकुलेशंस अलोंग विथ मी। ठीक है, 4 + 4 8, तो यहाँ पे 89 इंटू 9 करो, राइट? 8 कितना आएगा ना? इफ वी डू 49 801 वी विल गेट, राइट? तो देखो 49 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लिख देते हैं, ये 49 हो गया। फाइन, मल्टीप्लाइड बाई हम करते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू देना है ना हमने। फिर हमने ये किया 2 2 4, 6 - 4 2 आ गया, 55 आ गया नीचे आपका। 2 + 2 करो, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, सो वी हैव टू सी। 55 × 5 करो, 45 × 5 करें, 5 5 25, 5 4 20 22, 225 आ रहा है। 46 × 6 करेंगे तो 6 6 36, 6 4 24, 25 26 27। तो मतलब हम लोग 25 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो इसको हम 26, जैसे यहाँ पे 5 5 से ये कर दिया, अगर मैंने 5 5 225, तो ये 25 पॉइंट कुछ आएगा। तो जैसे मैंने इसमें 26 लिख दिया। अब अपने हिसाब से देखना आंसर में मुझे क्या फायदा है, कि 26 रखने से फायदा है या 25, कि हमको सिंप्लीफिकेशन में हेल्पफुल हो, वो आप लोग अभी डिसाइड करोगे इस स्टेप के बाद। अब 9600 करते हैं, तो 9 9 81 हो गया, 9 9 81, 5 और यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 9 + 9 18 और 188 इंटू 8 करो, 188 इंटू 8 डू इट। ठीक है, ऐसे कुछ व्हेन यू फाइंड यू विल बी अप्रोक्सीमेटली इतना आ गया 98। अब देखते हैं ये फायदेमंद है कि नहीं ये वैल्यूज। इसका मतलब क्या है? 49 इंटू 26 मल्टीप्लाइड बाई 1/96 डिवाइड को ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा 49 यहाँ पे 98 है ना, ये 98, तो 49 2 98 हो गया। अब यहाँ पे मैं 25 लिखती तो ये जाता नहीं है ना 2 से, तो मैंने 26 रखा, वो ठीक है, तो 13 आ गया। तो हमारी इस सिंप्लीफिकेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 13, क्योंकि हमारे ये परफेक्ट स्क्वायर थे ही नहीं, हमको अप्रोक्सीमेशन है। अगर मैंने इसको अप्रोक्सीमेट किया होता 99, तो 49 2 तो मुझे 98 पता है, तो यू हैव टू डिसाइड कि मेरा ये 98 रखने से फायदा है कि 99 की मेरा सिंप्लीफिकेशन में कट रहा है कि नहीं वैल्यूज, ये आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा क्विकली विद इन सेकेंड्स व्हेन यू आर डूइंग इन द एग्जाम। इज इट फाइन? समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। आर यू ऑल रेडी? आगे बढ़ लें? व्हाट डू यू ऑल से? व्हाट डू यू से? चलो, When the numerator of the fraction, सबको पता है एक न्यूमरेटर होता है, उसका जो ऊपर का वैल्यू होता है वो क्या होता है? न्यूमरेटर, और जो नीचे की वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर है।
When the numerator of a fraction is increased by 40% and denominator is increased by 80%, the resultant fraction becomes 14 by 27. तो let us consider कि हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है x by y है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, जब इसको 40% से इंक्रीज कर रहे हो तो x प्लस 40% ऑफ x हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है उसको 80% से इंक्रीज कर रहे हो तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 14 by 27। इतना सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इट इज इंक्रीज्ड बाय 40%, तो x प्लस 40% ऑफ x। अगर क्वेश्चन होता इट इज डिक्रीज्ड बाय 40%, तो हम करते x माइनस 40% ऑफ x। समझ में आया? अब इसको सिंप्लीफाई करो, जो न्यूमरेटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर मैंने 100 एलसीएम लिया तो 100x प्लस 40x 140x आ जाएगा, और जो यहाँ है नीचे का पार्ट उसमें 100y प्लस दिस इज y नो 80% ऑफ y 180 बाई 100y, ठीक है, इज इक्वल टू 14 बाई 27। सबको क्लियर है? अब मैं इस 100 और इस 100 को काट सकती हूँ ना, क्योंकि 140x बाई 100 इंटू 100 बाई 1 अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करके किया रेसिप्रोकेट तो यही हो जाएगा। तो मेरा क्या आया, 140x बाई 180y इज इक्वल टू 14 बाई 27, ठीक है। तो हमारा ये 0 0 कटा, यहाँ पे 2 7, तो ठीक है, इसको ऐसे कर लो। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x बाई वाई इज इक्वल टू 14 बाई 27, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 14 इंटू 18 हो जाएगा, 14 इंटू 18, और यहाँ पे 27 इंटू 14, तो ये आ गया 14 14 तो गया, 3 6 18 और 3 9 27 एंड 3 2 6, 3 3 9। तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना आ गया, 2/3। 2/3 इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। समझ में आया? तो हमने पता करना है कि न्यूमरेटर ऊपर का पार्ट होता है, डिनोमिनेटर नीचे का पार्ट होता है। जब उन्होंने बोला है इंक्रीज्ड बाय 80%, मतलब x, ठीक है, मैं एक साइड में करके दिखा देती हूँ, दैट विल ब्रिंग मोर क्लैरिटी टू यू ऑल, ठीक है। ठीक है, मैंने कैसे बोला, x प्लस 40% ऑफ x, ठीक है, ये है, तो ये x बाई 1 लिख सकती हूँ। इसका एलसीएम कितना आया, 100, 100 100 इंटू x 100x हो गया, प्लस 100 100 140 ये, तो हमारा ये आ जाएगा 140x। समझ में आया? सो दिस इज हाउ वी हैव रिटन हियर 140x बाई 100। समझ में आया? वैसे ही वो 180 बाई 100 हो गया। फिर हमने जब सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन आ गया हमारा 2/3। फाइन, अब आगे बढ़े। व्हाट डू यू ऑल से? इफ इट वुड हैव बीन ऑनलाइन देन इट वुड हैव, अगर आप लोग भी ऑनलाइन होते तब और मजा आता। व्हाट डू यू ऑल से? डू यू वांट ऑनलाइन सेशन? इफ यू वांट जस्ट टेल मी द टाइम, द डेट एंड कौन से टाइम पे कंफर्टेबल हो, सो लेट अस जस्ट डू अ ऑनलाइन सेशन, ताकि आंसर साथ साथ में आते रहे, साथ साथ सॉल्व करते रहे। व्हाट डू यू ऑल से? सो गिव मी अ थम्स अप इफ यू ऑल वांट अ ऑनलाइन सेशन, ठीक है। In an examination, a student who gets 20% of the maximum marks fails by 5 marks. दूसरा स्टूडेंट है who scored 30 marks, 30% of the maximum marks, get 20 marks more than the passing marks, the necessary percentage. अब जिसने 20% लाया है वो फेल हो गया है 5 मार्क्स से, है ना, तो 5 मार्क्स से वो फेल हो रखा है। और अगर दूसरा जो 30% लाया है वो उसको 30 मार्क्स कितने मिले, 20 मार्क्स एक्स्ट्रा, है ना, 20 मार्क्स मोर देन द, तो मतलब अगर ये 5 मार्क्स और लाता तो ये पास हो जाता, और ये अगर 20 मार्क्स है ना ज्यादा है। इज इट ओके? अ स्टूडेंट हु गेट्स 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स फेल्स बाय 5 मार्क्स, है ना, तो पासिंग मार्क्स क्या होगा, 20% प्लस 5, और जो दूसरा स्टूडेंट है 30% तो ले आया, तो पासिंग मार्क्स क्या है, तो पासिंग मार्क्स तो दोनों में इक्वल है ना, तो फिर 20% प्लस 5 30 इज इक्वल टू 30% माइनस 20, तो सॉल्व करते हैं, तो 30 माइनस 20 हो जाएगा 10%। अब ये ध्यान रखना, ये ठीक से कर देती हूँ मैं, 20% माइनस 30% इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 5, तो ये हो गया हमारा माइनस 10% इज इक्वल टू माइनस 25, तो ये काटो, माइनस माइनस काटो, सो 10% 25 है, तो मतलब पासिंग में 100% कितना आएगा,
इंटू 10 कर दो तो 250, मतलब 250 इज द पासिंग मार्क्स, है ना। 250 हमारा पासिंग मार्क्स है। समझ में आया कि नहीं? ये है हमारा पासिंग मार्क्स। अब हमारा उन्होंने क्या बोला है कि अब हमारा 30 ये द नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग, है ना। तो पास मार्क्स कितना, ये तो टोटल मार्क्स आ गया, सॉरी दिस इज द टोटल मार्क्स ना, वी आर व्हाट वी गॉट कि टोटल इतना है। अब हमारा जो ये है पासिंग मार्क्स, तो 30% निकालो। अगर 100% 250 है तो 1% कितना होगा, 250 बाई 100, यस। और 30% कितना होगा, 30% कितना होगा, 250 बाई 100 इंटू 30, यस। 0 0 गॉन, 0 0 गॉन, मतलब 25 3 is 75। अगर हमने 75 माइनस 20 किया तो 75 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 55, यस 55 आ गया। अब हमारा ये है पासिंग मार्क्स। अब हमारा व्हाट इज द परसेंटेज, मतलब 55 डिवाइडेड बाय टोटल 100%, 100% मतलब पूरे सब्जेक्ट, पूरा मार्क्स कितना, 250 इंटू 100, ऐसे कैलकुलेट करो। 0 0 गॉन and 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 11s are, so what is the required percentage, 22%. The necessary percentage required for passing is 22%. समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन, कि अगर एक बच्चा था, दो बच्चे हैं, एक स्टूडेंट है जिसको 20% मार्क्स मिला और वो फेल हो गया 5 मार्क्स से, तो पासिंग मार्क्स ये इज इक्वल टू दूसरा जो बच्चा 30% लाया उसको 20 मार्क्स ज्यादा मिले। तो ये इक्वेट करके हमने टोटल मार्क्स निकाल दिए कि टोटल कितना है हमारा 250 का। अब हमने ये वाली पासिंग वैल्यू निकाली इसके थ्रू, या इसके थ्रू निकाल लो, 20% ऑफ 250 निकालना, +5 कर देना, तो आ जाएगा हमारा ये 55, दैट इज द पासिंग मार्क्स। तो व्हाट इज द परसेंटेज, 55 divided by the total marks into 100, so the answer is 22%. Is it clear everyone? So that this is the total marks, okay, total, and this is the passing marks 55, क्योंकि उन्होंने लिखा है ना कि 30% माइनस ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द प्राइस ऑफ द सॉल्ट, if the price of the salt decreases by 20%, then by what percent consumption should be increased to keep the expenditure same? जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सीधे you write the formula, solution क्या हो जाएगा, R by 100 माइनस जो भी रेट दे रखा है into 100, तो हमारा कितना आ जाएगा, क्या लिखा है, बाई व्हाट परसेंटेज, कितने परसेंट से इंक्रीज होना चाहिए, तो रेट कितना दे रखा है 20, 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80 इंटू 100, ठीक है। 0 0 गॉन, 2 1 2, 2 4 8 and 4 2 8, so answer is 25%. 25% consumption should be increased to keep the expenditure same. समझ में आया? So this is the formula you all will be using, ठीक है। R by 100 माइनस R इंटू 100%, ये फॉर्मूला यूज कर लेना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर अस नाउ। टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 1500, ठीक है। ए एंड बी दो आदमी हैं, उनकी सैलरी 1500 है। ए स्पेंड 90%, अच्छा ए ज्यादा स्पेंड करता है रुपए, ठीक है, और बी स्पेंड चलो 80% ना। तो अगर सॉरी, अगर ए की सैलरी, जस्ट वेट, हाँ, अगर ए की सैलरी, तो अगर हमने ए की सैलरी बोला कि 100 है, ठीक है, बी की सैलरी भी 100 है। अब बोल रहे हैं कि ए ने स्पेंड कर दिया 90%, तो 10 ए बचा, है ना, 90% तो खर्च हो गया, और बी ने बचा स्पेंड कर दिया 80, तो कितना बचा उसके पास 20, ए का 10 बचा, बी का 20 बचा। और इफ द रेशियो ऑफ देयर सेविंग की बात हो रही है ना, तो इसलिए हमने सेविंग निकाला। अगर यहाँ पे दिया होता इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग, तब हम वही लिखते कि 90 ए बाई 80 बी। समझ में आया? उन्होंने लिखा कि द रेशियो ऑफ द सेविंग्स, तो सेविंग्स कैसे आएगा, मतलब उनका 100 तो था और उसमें से 90% खर्च हो गया, तो इसका ए का बचा 10 ए और 20 बी इसका। अब रेशियो हुआ 3/4। अब हमारा ए बाई बी करते हैं, ए बाई बी कैलकुलेट करते हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3/4, ये 20 इधर आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ,
0 0 गॉन, तो हमारा आ जाएगा 2 1 2 2 2 4 और यहाँ आ गया 3/2। ठीक है, सो A बाई B का हमारा जो ये है 3/2 आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, सैलरी ऑफ A निकालो। सैलरी ऑफ A कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे रेशियो क्या है 3:2, तो और टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी कितना है 1500, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 + 2 दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 1500, तो 5 3 15 3 0 0, फिर यहाँ पे कितना आएगा 900 आ गया सैलरी ऑफ ए। सैलरी ऑफ बी कितना हो जाएगा, अब हमारे पास रेशियो है, सो हमारा 2 सैलरी 2 बाई द टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज गिवन, तो यहाँ पे 1500 हो जाएगा। 5 3 15 0 0, तो ये हो गया हमारा 600। तो सैलरी ऑफ ए तो 900 है, और इन दोनों को ऐड करके देख लो 1500 आ रहे हैं कि नहीं, तब तुम्हारा आंसर करेक्ट है, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है ना, तो ये है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट देखते हैं, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, और ये बोल रहे हैं इफ द कॉस्ट प्राइस इज 16% ऑफ द 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अगर मैंने सेलिंग प्राइस को x रख दिया, कॉस्ट प्राइस को कर दिया 60% ऑफ x, ठीक है कर दिया, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, व्हाट डू यू से, इसको रिड्यूस करते हैं, 2 2 4 2 3 6 2 5 10, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 3x/5, तो ये आ जाएगा 5 डिनोमिनेटर में, 1 5 5, दिस इज 5x माइनस 3x, सो दैट इज 2x/5। तो प्रॉफिट तो इतना हुआ, मगर उन्होंने क्या पूछा है प्रॉफिट परसेंट, सो प्रॉफिट परसेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये पता है। तो हमारा प्रॉफिट क्या है, हमारा 2x/5, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 3x/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 5 5 गॉन, तो हमारा आया 2x/3x इंटू 100, x गॉन, यस 100%, x गॉन, फिर इज इट फाइन 2x बाई दिस वन, ठीक है, कहीं पे फिर ये क्या आया 200/3 आया। अब इसको कैलकुलेट करो, 3 6 18, 66.66% प्रॉफिट आया। व्हाट डू यू से, जब भी अगर इसमें लॉस हुआ होता तो हमारा लॉस परसेंट आ जाता, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस। लॉस मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस प्राइस, जैसे प्रॉफिट क्या है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो हमारा आंसर आ गया 66.66%। इज इट फाइन, ठीक है आगे बढ़े। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। Arun purchased a house for 75,000, हाउस फॉर 75,000, और एक साइट भी ले लिया, इतना सस्ता तो कहीं नहीं मिलने वाला है, एग्जाम में बस मिल सकता है, यस 15,000 का हाउस ले लिया, ठीक है। इफ ही सोल्ड द हाउस, अब सेलिंग प्राइस भी दे रखा है हाउस का 83,000 में, ठीक है प्रॉफिट में बेचा है उसने, और सेलिंग प्राइस फॉर द साइट इज ₹10,000 ओनली, वो कम में बेच दिया, ठीक है कम में बेच दिया ये, राइट सेलिंग प्राइस इज 10,000 ओनली। तो वो लोग बोल रहे हैं कि क्या है गेन ही है, मगर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो लेट अस कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट प्राइस, ऐड कर देते हैं 0 0 0 10, 90,000 का कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस क्या है 0 0 0 3 93,000 का, मतलब प्रॉफिट का ही केस है, ऑब्वियसली गेन और प्रॉफिट एक ही चीज है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सो सेलिंग प्राइस कितना है 93,000 माइनस 90,000, तो हमारा आया कितना 3,000 का उनको गेन हुआ, यस अरुण को, ओके 3,000 का गेन हुआ कि नहीं हुआ, यस तो हो गया 3,000 का गेन। अब निकालो प्रॉफिट परसेंट और द गेन परसेंट, व्हाट एवर यू वांट, ये निकालो दैट गेन बाय कॉस्ट प्राइस into 100%, so just calculate 3 0 तो 1 2 3, 1 2 3 गए, एक यहाँ से गया एक यहाँ से गया, 3 1 3 3 3 9, तो यहाँ पे 10/3% हो गया, तो जस्ट कैलकुलेट 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट समथिंग इज द आंसर, यस। अब देखो अब दूसरा क्वेश्चन करें, व्हाट डू यू ऑल से नाउ,
a person purchased 2 chains for rupees 900. ठीक है, 900 में 2 चेन खरीदा. ठीक है, he sold the first article at the 4/5 of the cost price, but another at 5/4 of the cost price. He gained overall rupees 90. अच्छा, गेन ही हुआ है. So find the cost price of the lesser valued chair. दो अच्छा चेयर थे ये. ठीक है, चेयर्स, चेन चेयर्स है. तो लेट अस कंसिडर कि एक चेयर का प्राइस है फर्स्ट चेयर का x. ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट चेयर x, कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड चेयर विल बी 900 माइनस x, क्योंकि टोटल 900 है, तो एक का अगर 50 होगा दूसरे का 900 माइनस 50 होगा, है कि नहीं. अगर एक चेयर उसने 350 का लिया तो दूसरा चेयर 900 माइनस 350 का होगा. अब सेलिंग प्राइस क्या कर दी उन्होंने, ही सोल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ एट 4/5 ऑफ सीपी, है ना. चलो, तो 4/5 ऑफ x, ठीक है, प्लस जो दूसरे का 5/4 ऑफ 900 माइनस x. ये करने के बाद उनको मिला गेन 90 का, मतलब वो 900 का था तो उनको 990 में बेच दिया. ठीक है कि नहीं. इज द इक्वेशन फाइन. 4/x प्लस 900 माइनस x दिस इज इक्वल टू 990, क्योंकि 90 रुपीज का गेन हुआ. अगर लिखा होता कि लॉस हुआ तो हम लोग ये माइनस कर देते, मतलब उन्होंने खरीदा तो 900 में, 990 में बेचा, तभी तो गेन हुआ ना. तो नाउ लेट अस डू. अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 5x प्लस 5/4 इंटू 900. ठीक है, और जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस 5/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 990. फाइन. अब हमारा क्या होगा बताओ. 4 1 4 है ना, 4 2 8 9. ठीक है, कट जाएगा ना, 4 2 8 एंड 9, 4 2 8, यस 4 5 20. ठीक है, तो 4 ये कटा, 4 2 8 काटो, 4 2 8 आ गया, और 9 4 2 8 आया, 2 4 5 225 आ गया. तो ये हमारा हो गया 4/5x माइनस 5/4x इज इक्वल टू 990. और ये 225 इंटू 5 किया, 5 5 25, 5 2 10 11 12, 5 2 10 11. तो ये 1125 आया ना ये वाला, तो यहाँ पे माइनस 1125 हो जाएगा. नाउ डू इट, इसमें एलसीएम निकलेगा. 5 4 20, 4 4 16x माइनस 4 5 20, 5 5 25x. एकदम ध्यान से करना है कैलकुलेशन. सो 1125 माइनस 990 कर दो, यहाँ पे माइनस में आएगा आंसर, राइट. 135, yes 135 we will get, yes. so minus 135. अब यहाँ पे माइनस आंसर क्या आएगा, यहाँ पे माइनस 9x by 20 इज इक्वल टू माइनस 135. माइनस माइनस कटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135 इंटू 20 बाई 9. ठीक है, 9 1 9, 10 11 12 9 5 15, तो 300. 300 इज द प्राइस, है ना. x इज इक्वल टू 300. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट चेयर इज 300, और ये क्या हो गया 600. तो उन्होंने बोला लेसर वैल्यूड चेयर का प्राइस क्या है, तो आंसर होगा 300. समझ में आया. सो वर्ड प्रॉब्लम में क्या है कि क्या बोला है उस हिसाब से इक्वेशन बनाते जाओ, उस हिसाब से जो उन्होंने बोला है उसके हिसाब से जब हम सॉल्व करते रहते हैं, तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो लोग सेलिंग प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं और इक्वेशन भी उसी से रिलेटेड है, तो हम बनाते हैं इक्वेशन, राइट. अब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज एक्रूड ऑन एन अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years एट रेट भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है. रेट ऑफ ये इज ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, मगर इन्होंने, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है ₹2862. ठीक है, और टाइम भी दे रखा है 2 years, रेट दे रखा है 12%. तो पिछली बार हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ n, ऐसे किया था ना. अब इन्होंने डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, तो एक फॉर्मूला ये नोट डाउन करो, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ n माइनस 1, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अमाउंट में अगर मैंने ये वैल्यू डाला, माइनस अगर प्रिंसिपल कर दिया, तो अगर p कॉमन निकाला तो हमारा ये इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा. तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 2862. प्रिंसिपल निकालना है ना, 1 प्लस व्हाट इज द रेट,
12/100, व्हाट इज द टाइम, ड्यूरेशन क्या है 2 years -1, फाइन। अब ये है कैलकुलेशंस, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा इन द एग्जाम ऑल्सो नो। अब ये 12, इसको छोटा कर देते हैं, 2 6 12 and 0, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 25 plus 3 28/25 होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब इसको हो जाएगा 2862, और यहाँ पे प्रिंसिपल, और 28 into 28 is 784। ठीक है, 784/625 आ जाएगा -1। तो 2862 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू, अब इनको सॉल्व करो, 625, 784 minus 625, so just when you do the calculation it is 2862 into 625, और ये आ जाएगा 159, प्रिंसिपल इंटू 169 आ जाएगा by 625। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2862 इंटू 625/169। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करेंगे एंड वी आर गुड टू गो, वी विल गेट द आंसर, फाइन। तो इसमें फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज इन द एग्जाम। समटाइम्स द वैल्यूज जो है इतने बड़े बड़े भी नहीं दिए रहते हैं, मगर ये पता होना चाहिए कि कैसे, व्हाट इज द अप्रोच वी विल डू। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो, मैं अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, इट्स ऑफ नो यूज ना, तो मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर देना है, फाइन। अब एवरेज का क्वेश्चन है, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ फैमिली वाज ₹5,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट टू मंथ कितनी कितनी थी, 5,000, and then ₹6,000 during the next 4 month, 4 month की 6,000 थी, and 7,000 during 6 month। if the total saving, अब इतना इंफॉर्मेशन दिया है और ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग कितनी है हमारी 10,000, ठीक है, ये दिया हुआ है, और ये हमको क्या दिया है, मंथली सैलरी। तो टोटल कितना मंथली निकालो, द एवरेज मंथली सैलरी तो कितनी होगी, 2 into 5 10,000 प्लस 24,000 प्लस 42,000 टोटल इनकम है ना, क्योंकि ये मंथली सैलरी है, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, अब टोटल इनकम हमारी आ जाएगी ये, अब ऐड करो 42 एंड दिस इज 24, ठीक है, इसका आ जाएगा ₹76,000। मतलब टोटल इनकम, ये इससे हमने एवरेज के थ्रू हमने कितना निकाला, टोटल इनकम निकाल दिया। जब हमारा टोटल इनकम आ गया और हमको पता है सेविंग 10,000 है ना, अब इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, पूछा क्या है, एक्सपेंडिचर। टोटल इनकम इतना है, सेविंग इतनी है, तो खर्चा कितना, मतलब 66,000 तो खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर कितना किया, मतलब इनकम तो 76,000 थी, 10,000 बचाए, 66,000 उसमें खर्चा कर दिया, 66,000। यस, अब इसमें एवरेज मंथली, एवरेज के लिए फिर डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, सो एवरेज मंथली विल बी इक्वल टू 66,000 डिवाइडेड बाय 12। तो बस हमारा आंसर आ जाएगा ₹5,500, हमारा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर है, फाइन। एवरेज ऑफ द 6 नंबर इज 40, तो इनका सम ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स कितना आ जाएगा, 6 नंबर्स कितना आ जाएगा, 40 into 6 दैट इज 240। अब बोल रहे हैं इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर, मतलब सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स निकाल लो, सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स निकाल लो, यू नो ना, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर, तो उसको क्रॉस कर मल्टीप्लाई करके हमारा आ रहा है कि 3 नंबर्स का 35 है, ये कैलकुलेट करो, एंड द लास्ट 4, सम ऑफ द लास्ट 4 नंबर इज 45, तो 4 into 45 कर लो, सो दिस इज 180, दिस इज 105, तो बस थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं 285, तो दिस माइनस दिस, तो थर्ड नंबर क्या होगा हमारा, थर्ड नंबर सम हमको पूरे 6 नंबर का सम हमको पता है, और हमको बाकी सब वैल्यूज का सम पता है, बस उस नंबर को छोड़ के, तो बस 285 minus 240 करो, तो बस नंबर क्या होगा 45, दैट इज द नंबर। यस, इज इट क्लियर एवरीवन। अब देखो एक बैग है, उसमें 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कॉइन रखे हुए हैं इन द रेशियो ऑफ 5, 9 और 4, ठीक है, और अमाउंट हो रहा है टोटल 206। अब देखो वी नो दैट 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, तो अगर 100 पैसा 1 रुपए है, ठीक है, तो अगर तो 50 पैसे कितने होंगे, 1 पैसा हो जाएगा 1/100,
और 50 पैसे कितने हो जाएंगे, 1/100 इंटू 50, तो ये 1/2 मतलब 1/2 हो गया। 25 पैसे को हम लोग 1/4 लिखेंगे, 10 पैसे को हम लिखेंगे 1/10। अब हम लोग लेट अस कंसिडर द रेशियो इज 5x/2, 5x/2 क्योंकि 50 पैसा है, फिर 25 पैसा है तो 9x/4। ये समझ में आ रहा है कि डिवाइड बाय 4 क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस। और 10 पैसा मतलब 4x बाई कितना, 10 है कि नहीं, 10 होगा ना। व्हाट डू यू से, इफ 100 पैसा इज दिस, तो अगर 10 पैसा निकालना है इंटू 10 तो 1/10 आएगा ना। इनका प्राइस दे रखा है 206। अब इसका एलसीएम निकालो, 2, 4 और 10 का, 20 आएगा कि नहीं, 2, 4 एंड 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 5 5 1 5 आएगा ना, 5 2 10, 10 2 20, एलसीएम आया 20, 2 10 20, 10 5 50, तो ये 50x हो गया, 4 5 20, 9 5 45x, प्लस 10 2 20, 4 2 8, 8x इज इक्वल टू 206। अब इसको ऐड करते हैं, 695 और 103, 103x इज इक्वल टू 206 इंटू 20, और हमारा x आ गया 206 इंटू 20/103, तो 103 2 तो कट गया, 2 इंटू 20 कितना आ गया 40, तो x की वैल्यू आ गई। अब करो, टेल मी देन 5 इंटू 40/2, right? So we are having, okay, it is in the ratio 5, so 5 40, 5 into x 40, तो हमारा 200 coins of 50, समझ में आया, there are 200 coins of 50, समझ में आया, इज इट फाइन, क्योंकि रेशियो क्या है 5 9 और 4, तो 5x 9x और 4x, तो 50 पैसा 5 इंटू 40 किया, और अगर क्वेश्चन आता कि फाइंड द 25 पैसा, तो 9 इंटू 40 कर देते, दैट इज 360, 4 इंटू 40 मतलब 10 पैसे के 160, है ना, 160 पैसे कॉइन्स है। अब एज का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी is 11 or 13, 11 is to 13, and the sum of their ages is 72, ठीक है। तो let us consider कि a 11x और 13x ले लो, a का 11x, b का 13x, और बोल रहे हैं इन दोनों को सम करेंगे तो हमारा एज आ जाएगा 72, सो ये क्या आया 24x, 24x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू आ जाएगा 72/24, आंसर क्या आएगा 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। अगर हमारी x की वैल्यू 3 आई तो a की एज कितनी हो जाएगी, 11 इंटू 3 33, और b की एज होगी 13 इंटू 3 दैट इज 39। अब क्या है, फाइंड द एज ऑफ c, c की एज निकालो जो कि whose age is twice of a, मतलब twice मतलब 2 times, तो a की एज 33 है, उसमें 2 कर दो मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 66। इज इट फाइन, 3, और तो इसकी एज 33 हो गई, इसकी 39 हो गई, और उसकी 66 हो गई, फाइन। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द कॉस्ट ऑफ 20 पेन, अब ऐसे लिखो कि 20 पेन्स का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट, ठीक है 180, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स। तो अब देखो कि हमेशा जब ऐसे क्वेश्चन है तो इस फॉर्म में लिख दो। अब क्वेश्चन पूछो अपने से कि अगर मुझे कम पेन खरीदने हैं तो मेरे पैसे ज्यादा लगेंगे कि कम, कम ही लगेंगे। अगर लेस पेन है और कॉस्ट भी, तो ऑब्वियसली लेस ही लगेगा। तो जब यहाँ पे लेस लेस है या मोर मोर है, तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होता है, ठीक है। तो अगर हमने अगर क्वेश्चन दिया होता कि कॉस्ट ऑफ 15 पेन इज दिस मच, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 पेन, तो मोर द पेन मोर द कॉस्ट, तभी भी डायरेक्ट ही होता। जब हमारा ये जो पॉइंट है ना कि अगर लेस पेन है लेस कॉस्ट, मोर पेन है मोर कॉस्ट, तो वो केस होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करते हैं, जैसे मैं बोलूं अगर A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो A/B कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है, A/B कांस्टेंट मतलब जब मैं P1/C1 इज इक्वल टू P2/C2 करूंगी, मतलब मेरा जो उनका वो है, जब हम लोग उसकी रेशियो निकाल रहे हैं 20 बाई, अब ये क्या करूंगी मैं P1
20 by 180 will be equal to 15 by x. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 180, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधे, x इज इक्वल टू 15 इंटू 180 बाई 20. ये तो यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते थे, 2 9 18 एंड देन यू गेट द आंसर 135, राइट. तो जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया P1 by C1 is equal to P2 by C2. अब ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस. आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस ऑन इट. अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, अब देखते हैं. 15 वर्कर हैं और वो एक टास्क को 42 आवर्स में खत्म कर देते हैं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम टास्क इन 30 आवर्स. अब देखो, अब बोला कि चलो अब तो टाइम कम है तो तुम काम करो, उसी को कंप्लीट करो काम 30 आवर्स में. तो जब हमारे लेस टाइम दे दिया हमको, तो हमको मोर वर्कर्स चाहिए होंगे ना काम करने के लिए. सो इफ लेस टाइम में वही काम खत्म करना है तो हमको मोर वर्कर्स चाहिए. डू यू ऑल अग्री और नॉट? तो जब हमारा लेस मोर का एक रिलेशन है तब ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन. उसमें हमने क्या किया, W, उसमें हमने क्या किया, P1 by C1 is equal to P2 by C2. इसमें हमने क्या करना है, ये जैसे मैं वेरिएबल का नाम से शुरू कर रही हूँ ना, W1 H1 is equal to W2 H2, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है. जैसे 15 into 42 is equal to x into 30. So x की वैल्यू निकालो. So it will be 15 into 42 by 30. 15 1 is 15, 15 2 is 30, 2 2 is 4, 2. तो ये हो गया x is equal to 21. तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो गए हमारे? 21. So you have to decide, you have to ask the question yourself, ये कौन सा केस है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है? इनवर्स, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं तो अगर हमने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी तो हम वहां जाने में हमको टाइम कम लगेगा. more the speed less the time, तो it is a case of inverse proportion. तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा. अगर यही डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता तो मैं क्या फॉर्मूला लगाती? W1 by H1 is equal to W2 by H2. 15 by 42 is equal to x by 30, ये लगाती. मगर मुझे पता है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, तो इसीलिए W1 into H1 is equal to W2 into H2. So this is about inverse proportion. तो ये है आज का सेशन. तो अगर आप बताना कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो आगे बनाती रहूंगी, नहीं बनाती रहूं. एंड डू यू वांट साइंस पार्ट 3? यस, पार्ट 2 वी हैव डन ना. हाँ, पार्ट 3 तो चाहिए तो जस्ट वो करो, और लाइव क्लास चाहिए तो जस्ट लेट मी नो. एंड हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स. ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन.